नया बंदा है जो आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो सोच रहा है कि यार मुझे भी एक ब्रांड बनानी है, तो ब्रांड बनाने का प्रोसेस क्या है? गुजराती में हूँ तो प्रॉफिट मेरे को पहले दिखता है, हम्म। बर्न करना मेरे को अभी भी नहीं आता। माइथोलॉजी है, सब कर रहे हैं अभी। और कई बार क्या होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है, कोई हाँ। थर्ड आई चाहिए यस। कि जो हमें बता सके कि ये गलत है ये सही है, और उसके लिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो कहा जाता है बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग कि यार पार्टनरशिप जो ना बड़ी लंबी चलती नहीं है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके कारण पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। तो आपकी पार्टनरशिप इतनी लंबी चल रही है और इतने अच्छे से चल रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो सर ये माइंडसेट का क्या रोल है आज के टाइम पे, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो ये माइंडसेट मेरी एक बुक पढ़ रहा था, उसने चेंज किया कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ऐसा नहीं है कि तुम ही अच्छा कर रहे हो, बहुत सारे बंदे हैं जो वर्ल्ड में तुमसे अच्छा कर रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट करो। तो सर एक चीज़ और थोड़ा डिटेल में जानना था, शार्क टैंक वाली बात, कि शार्क टैंक पे आप गए, वहाँ पर आपने कुछ इक्विटी डाइल्यूट की, उसके सामने आपको फंडिंग मिली। इसका ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? हमने बोला कि मैम ये चीज़ ले ली है पर हमको ऐसा लग रहा है कि ये है ना गलत ले लिया है। तो बोले यार अगर वो चीज़ सोचते रहोगे ना वो चीज़ आप तो उसमें स्टक हो जाओगे। हुँ, सोचो और उसको भूल जाओ। अगर ये सोचो, आगे ये सोचो कि अब ये कर दिया है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ कि जो मैंने बिगाड़ा है वो सही हो जाए। सही हो जाए। कैसे दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ। आज हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड से, एक ऐसे बिजनेसमैन से जिनसे आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। और खास आज आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बिजनेस में फंडिंग कैसे लाएं, तो आज मैं उनकी मुलाकात करवाऊंगा जिन्होंने फंडिंग बाहर से लिया है, और आपको वो बता भी सकते हैं कि कैसे आप बाहर से फंडिंग लेकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा वॉरियर वर्ल्ड के फाउंडर एंड सीईओ धार्मिन सावलिया से। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे पॉडकास्ट पे आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, माय सर प्लेजर। जैसे मैंने हमारे व्यूअर को बताया कि आज उनको फंडिंग का सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ। कहीं ना कहीं लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर बिजनेस में पैसा कहाँ से लाए और कैसे ले आए। तो आपका इंट्रोडक्शन ही मैंने करवाया कि जैसे आप शार्क टैंक पे जा चुके हैं और वहाँ पर आपने पूरा प्रोसेस देखा ही है। तो जस्ट मुझे पहले वहाँ से बताइए सर कि शार्क टैंक पे जाए कैसे और फंडिंग कैसे उठाएं। हम है ना 3-4 सीज़न शार्क टैंक की देखी और हम इंस्पायर होते थे कि यार यहाँ पे तो कैसे भी पहुँचना है। हम्म। तो तकरीबन मई या फिर जून में है ना उसके फॉर्म्स आते हैं, हमको ऐसा पता चला। तो हम्म। हम शार्क टैंक की वेबसाइट सोनी की है, ओके। वहाँ पे चेकआउट करते रहते थे। तो फॉर्म आ गया, मेरे को फाउंडर ने वो भर दिया। तो उसमें होता है कि तकरीबन 2 से 3 लाख एप्लीकेशन उसके पास आती है। हम्म। तो दूसरे राउंड में हम सिलेक्ट हो गए। हम्म। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिलती, मेल आता है कि आप सिलेक्ट हुए सेकंड राउंड के लिए। ओके। सेकंड राउंड में हमने बताया कि भाई ये है, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मॉड्यूल है, हम्म। हम यहाँ पे ये नीश पे काम कर रहे हैं। तो उनको अच्छा लगा तो हमारी एप्लीकेशन उन्होंने ऊपर भेजी, मतलब थर्ड राउंड में भेजी। थर्ड हम्म। राउंड में हमको बताना होता है फाउंडर्स क्या कर रहे हैं, उनकी जर्नी क्या है, हम्म। वीडियो कॉल्स पे बताना रहता है। ओके। देन उसमें भी हम सिलेक्ट हो गए तो बहुत ही अच्छा लगा कि भाई चलो यहाँ तक तो पहुँचे हैं। देन फोर्थ राउंड के लिए दिवाली से पहले उनका आया कॉल कि आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। शार्क टैंक की बैक टीम हमसे इंटरव्यू लेती है एक होटल में। ओके। वहाँ पे तकरीबन हज़ारें कैंडिडेट होते हैं, हम्म। हज़ारें कंपनी होती है। ओके। और वहाँ पे भी हमारा 1 आध घंटे का चला था एप्लीकेशन। और ऐसा बताया कि सर आपको मेल आ जाएगा, जब आप सिलेक्ट होंगे तो फिल्म सिटी में आपको आना रहेगा। तो हम्म। क्यूरियोसिटी बहुत थी। हम्म। एंड बाय फ्लुक दिवाली के दिन ही उनका मेल आया और ओके। मैसेज आया कि सर आप सिलेक्ट हुए हो और आपको ये से ये तारीख के बीच में फिल्म सिटी में आना है। ओके। और बाद में 4-5 दिन बाद ज़ूम कॉल हुई, उसमें बताया कि ये चीज़ आपको वहाँ पे प्रिपेयर करके आनी है। मतलब कि भाई आपका नेचुरली बताना है। और सबसे पहली बात, शार्क टैंक स्क्रिप्टेड नहीं है। बहुत जनों को ऐसा है कि सर सब बोल रहे हैं इतनी फ्लुएंटली, थोड़ा भी स्क्रिप्टेड नहीं है। राइट। हमारा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चला था, उसमें 30 ही मिनट या फिर 20 ही मिनट आया है लाइव पर, बहुत सारी बातें हुई थी। हम्म। एंड चलता गया, मैम ने हम पे इन्वेस्ट किया, हम पे अच्छा लगा और हम जो नीश पकड़ के चल रहे हैं उसमें सपोर्ट किया। हम्म। तो बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था।
ग्रेट, मतलब किसी और को जाना हो हाँ तो अगर ये प्रोसेस फॉलो करे हाँ तो चांसेस बनते हैं। हाँ, आप एकदम जो आपका बिज़नेस के नेचुरल नंबर है, वो बताओगे ना, हम्म, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप वहाँ पे सिलेक्ट होए। कोई क्या करता है ज़्यादा फाउंडर्स, अच्छा दिखाने के लिए बहुत अच्छा दिखाते हैं, ओके। पर वो अपने से बहुत स्मार्ट है, बहुत ऊँचे लेवल के लोग हैं, उनको सब पता होता है कि क्या चीज़, क्या कंपनी है। राइट, 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 चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सो थैंक यू, आपने इतना कहते हैं ना स्मूथली चीज़ें बताई शार्क टैंक के बारे में कि हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं है एक्चुअल में। हाँ। राइट। सर, अब आपके बिजनेस के बारे में बताइए कि वॉरियर वर्ल्ड क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे का क्या इंटेंशन क्या था? हमारी पहले कंपनी थी कॉल्ड बहू जी। हम एथनिक वेयर में हम उसमें बेचते थे, लेडीज एथनिक वेयर में। हम हम्म, उसको है ना स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कर पा रहे थे। ओके। मतलब स्केल के साथ प्रॉफिट हमको मैच करना नहीं आता, और गुजराती में हूँ तो प्रॉफिट मेरे को पहले दिखता है, हम्म, बर्न करना मेरे को अभी भी नहीं आता। माइथोलॉजी है, सब कर रहे हैं अभी, राइट, हम भी सीख रहे हैं। राइट, राइट। तो वो कंपनी हमने बेच दी, और उसके बाद है ना मेरा पर्सनली पेट्रोलिज्म के प्रमोट करने का बहुत ही इच्छा है, ओके। और मैं ड्यूरिंग कॉलेज में है ना आर्मी में सिलेक्ट भी हुआ था। अच्छा। बट हम घर से जाने नहीं दिया कि हम्म, भाई नहीं, अकेला लड़का है, बहुत समझाया पर वो नहीं माने कि नहीं भाई नहीं। राइट। तो हमको लगा कि यार इसमें कुछ कर सकते हैं। देन हम्म, हमने डेटा एनालाइज किया कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बेच पाएंगे, हम्म, जो हमको सालों साल रेवेन्यू ग्रो कर पाएगा। राइट। इसके पीछे हमारा सर ये मोटिव था कि हम फैशन के ज़रिए पेट्रोइज़्म को प्रमोट करें, जो भारत के दिल में, भारत वासियों के दिल में भारत के प्रति बहुत प्रेम है। हम्म, पर वो जताते कब है? 15 अगस्त और 26 जनवरी। राइट। उसके बाद फ्लैग भी बेचारे रोड पे पड़े रोड होते पे हैं। बिल्कुल तो सही बात। आप ऐसा अपीयरल पहनो जिसके आपका देश को लगे कि नहीं यार, इंडिया वाले हमको पहन रहे हैं। लोगों को हम्म, फ़ील हो कि नहीं यार, ये कपड़े अगर हो, ऐसे कपड़े हो तो मुझे भी ऐसे पहनने हैं। राइट, यही हमारी नीश है और इसी पे हम चल रहे हैं। राइट। तो इसके पीछे का जो जैसे आपने बताया कि पूरा इंटेंशन आपका जो था वो कहीं ना कहीं प्रोटोटाइप को आपको प्रमोट करना था। हुँ। सर, आज बहुत सारी ऐसी ब्रांड हैं कि जो मार्केट के अंदर अच्छा कपड़ा दे रही हैं, अच्छी चीज़ें दे रही हैं। तो अगर आपको आपके पास किसी को आना हो तो उसके पीछे आने का सबसे बड़ा क्या आपका टारगेट कस्टमर वही है जिनको देशभक्ति दिखानी है या जिनके अंदर देशभक्ति है? हाँ, टारगेट कस्टमर ही वही है। हमारे टारगेट कस्टमर समझो 25 से लेके 35 है, जो उन्होंने कॉलेज खत्म की है या फिर कॉलेज कर रहे हैं और ऑफ़िस जा रहे हैं। अच्छा। ऐसे बंदे हैं। तो हम्म, वो लोग हमसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि भाई ये ऐसा ब्रांड भी है जो पेट्रोलिज्म प्रमोट कर रहा है, और उनको कहीं न कहीं ऐसे चीज़ चाहिए पर मिल नहीं रही है, और राइट। हम ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। और नो हम्म, डाउट अभी ऐसे और भी ब्रांड्स आ गए हैं आफ्टर द टैंक शो, बट वो ऐसी क्वालिटी और सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। और राइट। हमारा कस्टमर हमको अच्छा लगता है। टायर 2 और टायर 3 सिटी से कस्टमर हमारे पास बहुत आते हैं, जिनके पास स्पेंडिंग पावर कम है, और हम उनको वैल्यू दे पा रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस। राइट। सर, आपकी जब मैंने पूरी चीज़ें एक बार समझी कि आपका जो खास स्पेशलिस्ट आपकी यूएसपी जो है, तो उससे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि यार बहुत सारे ब्रांड तो हैं जो लोग अपना कपड़ा बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो हमारा एक्चुअल में जो देशभक्ति है उसको प्रमोट करने वाले बहुत कम ब्रांड हैं। सर, मैं जब आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा कि आपकी जो कहते हैं ना टीम है यस। वो बड़ी लंबी है और खास करके उसकी फैमिली मेम्बर है। तो कहा जाता है बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग कि यार पार्टनरशिप जो ना बड़ी लंबी चलती नहीं है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके कारण पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। तो आपकी पार्टनरशिप इतनी लंबी चल रही है और इतने अच्छे से चल रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या? सबसे पहले एक तो हम है ना सब एज सिमिलर है, हाँ। मतलब जो एज गैप आता है वो बहुत कम है। राइट। दूसरा, हम सब रिलेशन में है तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्या थॉट प्रोसेस है वो सब जानते थे। और तीसरा मेन चीज़, हर डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा असाइन है, अच्छा। लास्ट डिसीजन उसका ही होगा। ओके। और अनबन सब बिजनेस में होती है, आज भी होती है, बट ये है कि अनबन को वही दिन हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा बिजनेस भी स्मूथ हो जाए और ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए। राइट। तो ये आपने जो सबको असाइन किया है वर्क, जिन्होंने सब लोग ने अपने अपने काम लिए हैं, उसके पीछे का क्या मेथड है, कैसे लिया कि मतलब किसी की स्पेशलिटी थी इसलिए उसको वो डिपार्टमेंट दिया गया या उन्होंने सिलेक्ट किया या रैंडमली दिया गया, कैसे? नहीं, पहले हम जैसे दूसरी ब्रांड चलाते थे उसमें थोड़ा थोड़ा पता चल ही गया था कि ये बंदा इसमें एक्सपर्ट है। जैसे मैं हूँ, मैं परचेस देखता हूँ और मार्केटिंग देखता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखता हूँ। आप देखोगे तो मेरा फेस ही रील्स में आता है, क्योंकि मेरे को कन्वे करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो डिपार्टमेंट मैं देखता हूँ। मेरे एक पार्टनर है केयूर, तो वो टेक में बहुत ही स्मूथ है, तो अच्छा। वेबसाइट और मार्केटिंग वो देखते हैं। ओके। जो उदय करके है वो नेगोशिएशन में मास्टर है, तो कुरियर डिपार्टमेंट और जो फाइनेंस है वो संभालते हैं। जिगर और केयू डिजाइनिंग, जिगर और कपिल वो डिजाइनिंग देखते हैं,
एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट देखते हैं। तो वो हम्म, दोनों क्या है कि किसी से काम निकलवाना हो तो कैसे निकलवाना, वो दोनों को बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा। तो वो हमको नहीं आता है, हम्म, तो हम उसमें इंटरफेयर भी नहीं करते कि भाई अच्छा। ये ऐसा ऐसा कर रहे हो, मेरे को लग रहा है कि यार ये टीम को अच्छा नहीं लगा, हम्म, पर वो करते हैं, वो हमेशा सही होता है। मतलब जिसको जो चीज़ पसंद है या जिसकी जिसमें एक्सपर्टी है, अगर वो चीज़ उनको करने को दिया जाए तो चीज़ें और बेटर हो सकती है। यस यस यस। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। सर, जो आप लोग आपके सेम सिमिलर एज है, तो फैमिली तो है, लेकिन क्या साथ में आप पहले भी बिजनेस में साथ में ही थे सब यस, लोग? हम 2015 से साथ में हैं। पहले हम है ना मार्केट प्लेस पे करते थे, हमको पता नहीं था स्टार्टअप क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है। हम्म, 2020 तक हमने ऐसे बेचा, हम्म, मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेचा, बट लगा यार कि यार सब अभी ब्रांड का वेव आया है, स्टार्टअप का वेव आया है, तो हमने बहूजी करके एक ब्रांड स्टार्ट की, क्योंकि हम साड़ी के बिजनेस से जुड़े हुए थे। हम्म, वो हमने 2023 तक रन की, बाद में लगा कि स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ नहीं हो पा रही है, राइट। तो हमने वो ब्रांड सेल करके वॉरियर वर्ल्ड शुरू किया। अच्छा। तो 2015 से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो आज सर ये वॉरियर वर्ल्ड जो है, आज ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी ब्रांड भी बन रहा है। तो ये ब्रांड बनाने के पीछे का क्या मतलब इसका के पीछे का क्या मेथड है, कैसे एक ब्रांड बनती है? सर सबसे पहले तो एक नीश होनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए आप ब्रांड बना रहे हो। हम्म, दूसरा, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हम्म, क्योंकि ब्रांड तो बहुत बनती है, बट हम्म, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी ना, तो ब्रांड ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी, हम्म, हमको ऐसा लगता है। हम्म, और सर पहले से वो थोड़ा कीड़ा है कि यार ब्रांड तो बिल्ड करनी ही करनी है, अच्छा। तो वो थोड़ा अंदर से पंप अप भी आता है, जब भी थक जाता है ना, पंप अप आता है कि नहीं यार ब्रांड तो बनानी है। हाँ, तो ये बनता कैसे है ब्रांड सर? इसके पीछे का क्या मेथड है कि अगर माने कि एक कोई नया बंदा है जो आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो सोच रहा है कि यार मुझे भी एक ब्रांड बनानी है, तो ब्रांड बनाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सर उसके पास एक नीश होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसके पास वो नीश के अकॉर्डिंग बहुत ही सही प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। राइट। प्रोडक्ट सही हो जाने के बाद फर्स्ट 6 मंथ हमने काम किया है टीम बिल्डिंग पे, कि भाई टीम ऐसी होनी चाहिए कि हम कहीं भी जाए, अगर हम 5 दिन भी कहीं पे से एक साथ सब चले जाए, तो ऑपरेशंस में और डेली प्रोड्यूशन जो है, प्रोडक्शन जो है, उसमें दिक्कत ना आए। वो फेज़ होने के बाद हम अब सर एक्सपांड में देख रहे हैं कि सर चलो ये प्रोडक्ट तो हो गया, ये सब सॉर्ट हो गया, हम इस पे फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है एक एंटरप्रेन्योर को ऑपरेशन से ज़्यादा वो बिजनेस स्केल कैसे करे उसके बारे में सोचना चाहिए। ऑपरेशंस तो आपकी टीम कर ही ले। राइट, 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 और अब हम ये स्केल पे जा रहे हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट्स बढ़ा पाए, कैसे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। राइट। तो बाय फ्लूक हम काम करते जा रहे हैं, और कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि आप काम करते जा, फल तो मैं देता जाऊंगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे कि अभी आप लोग अपने बिजनेस को अच्छा ब्रांड बना रहे हैं, तो उसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है और मैंने आपकी मार्केटिंग के वीडियोस भी देखे। तो आप लोग कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बोलते हैं मुझे एक बड़ी ब्रांड तो बनानी है लेकिन मार्केटिंग नहीं करनी है। तो उनके लिए क्या मैसेज आएगा कि उनको अगर एक ब्रांड बनानी है तो उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? सर मेरे को लगता है मेरा बिजनेस मेरे से अच्छा दूसरा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। राइट। ठीक है, तो मार्केटिंग अगर बंदे को पता ही नहीं है कि वॉरियर वर्ल्ड नाम की कोई ब्रांड है, तो वो परचेज कैसे करेगा? समझो कि एक्स वाई जेड एक परफ्यूम की कंपनी है, परफ्यूम की कंपनी बहुत सारी है, पर आपकी कंपनी अलग क्यों है, वो बताने के लिए फाउंडर ही सबसे बेस्ट चीज़ है। राइट। और मेरे को और मेरी टीम को ऐसा पर्सनली लगता है कि आज के टाइम में लोग ब्रांड को उसके नाम से नहीं जानते, उसके फाउंडर के नाम से जानते हैं कि देखो ये फाउंडर है, उसकी ये ब्रांड है। तो भाई प्लीज़ फेस रिवील करो, और आपसे ज़्यादा आपकी ब्रांड को कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। राइट, राइट। मतलब आज के टाइम पर हमें अपना ब्रांड एम्बेसडर खुद बनना पड़ेगा। यस यस हम यस। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो पैसा देते हैं, अगर हाँ। उसमें से थोड़ा पैसा हम ले लें और खुद अपनी ब्रांड हम प्रमोट करें तो आई थिंक बेटर हो सकता है। यस, बेटर हो सकता है। और कैसा होता है कि हमको जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, एकदम रॉ बनाते हैं। मेरे को आइडिया आता है कि चल ये वीडियो बनाना है, तो मैं 5 मिनट में वो वीडियो बना देता हूँ, बोलता हूँ चलो भाई कैमरा लगा दो, माइक दे दो, वीडियो बना देते हैं। अच्छा। तो सेलिब्रिटी के साथ को आपको टाइम लेना पड़ेगा, उनको स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी, आपके पास से जो अंदर से निकलेगा ना वो एकदम रॉ नेचुरल आएगा, निकलेगा। राइट, राइट, तो वो राइट। ज़्यादा कस्टमर अटैक कर पाएंगे उसके साथ। तो मार्केटिंग आज माने कि आपके मार्केटिंग करने का तरीका क्या क्या है? एक रील बनाना है, उसके अलावा? रील बनाते हैं हम, कोलैबोरेशंस मार्केटिंग करते हैं, मेटा गूगल्स पे करते हैं, बाद में होल्डिंग्स तौर तौर पर जगह पे लगाते हैं। 4-5 वे है, और हम भी सीख रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, पर डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ मेटा पे और गूगल पे करते थे, अभी हम कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर रहे हैं, बार्टर कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं। ओके। राइट, तो मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करें। ओके। सर, ये सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई होंगी, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस ब्रांड को यहाँ तक पहुँचाने में? सबसे पहले हमने है ना हमारा
प्रोडक्ट का रेंज रखा था, मैं अब नॉर्मल टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो मैं पहना हुआ है राउंड नेक, 799 पहना 799 का हमने प्राइस रखा था। राइट। उसमें हमने सीओडी रखा था। आज हमारा है ना पार्शियल प्रीपेड मॉड्यूल है, तो Okay. सीओडी में हमारे रिटर्न आ रहे थे 40%। हम 799 का प्रोडक्ट बेच रहे थे तो भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे। बाद में केयूर एक मॉड्यूल लेके आया कि क्यों ना कस्टमर से हम 100 रुपये एडवांस ले लें, छोटा सा टोकन अमाउंट, दूसरा अमाउंट हम सीओडी पे करेंगे। तो दिक्कत क्या है ना सर, ई कॉमर्स में आज की तारीख में हम जो फेस कर रहे हैं कि पार्सल्स जाते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, पर वो डिलीवर नहीं हो पाते हैं समहाउ, क्योंकि घर पे मैंने मंगाया है, कोई ऑफिस गया है तो 9 to 5 ऑफिस है, वो डिलीवरी करने जाता है, कुरियर वाला बोलता है कि ये डिलीवरी पर्सन नहीं था, या फिर कई बार होता है कि डिलीवरी वाला डिलीवरी करने नहीं जाता है। अच्छा। अगर टोकन 100 रुपये लिए ना, तो हमने ये नोट किया, ट्रायल बेस पे हमने शुरू किया था थोड़ा, कि कस्टमर की जो डिलीवरी रेशियो है ना वो 98% 99% होने लगी, जो आ रही थी 65% 70%। सीओडी में। यस, ओके। तो वो मॉड्यूल हमने काम कर लिया, उसके बाद हमने रेट भी कम कर ली। आज 399 में हम एक टी शर्ट बेचते हैं, तो उसमें भी हम प्रॉफिट कर रहे हैं, 15% एबिटा हमारा पॉजिटिव है, अच्छा, जो पहले 799 पे नहीं था। जो पहले 799 पे नहीं था। तो राइट। ये एक वो फेज ऐसा था कि यार ये ब्रांड सस्टेन करना बहुत ही हार्ड हो चुका है, क्योंकि हम पैसा कितना खर्च करेंगे। बट ये स्टार्ट किया हमने, तो आज ये मेरे को अच्छा लगता है कि हमको देखने दूसरी बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने भी ये स्टार्ट कर दिया है कि टोकन अमाउंट थोड़ा लेंगे, बाकी बाकी काम सीओडी लेंगे। और ये मॉडल के ऊपर हमने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया। यस यस यस। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस है ब्रांड को बिल्ड करते समय? सबसे बड़ा चैलेंजेस है प्रोडक्ट का। हम्म, प्रोडक्ट्स कई क्या होता है, फैब्रिक ऐसा होता है कि उसमें कलर का थोड़ा बहुत वेरिएशन डाइंग में आता ही आता है, वो वेदर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हर्डल्स आए कि भाई लोग बोल रहे हैं ये कलर का मंगवाया था, ये कलर की प्रोडक्ट आ गई, ऐसा हमको क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, ऐसा क्वालिटी आया। धीरे धीरे इम्प्रूव करके आज हम ऐसे स्टेज पे है कि हमारा प्रोडक्ट, आपने अगर ग्रीन कलर का एक प्रोडक्ट मंगवाया है, आप 6 महीने बाद भी वही ग्रीन कलर करो तो आपको मैक्सिमम 1% का वेरिएशन कलर में मिलेगा। वो स्टैंडर्डाइजेशन हमने अचीव की है, पर मार्केट में बहुत कम लोगों ने ऐसे अचीव की है। दूसरा ये है कि टीम बिल्डिंग सर, हम 5 तो एक दूसरे इकट्ठे हैं, पर जो डिपार्टमेंट में अगर परचेज संभाल रहा हो तो मेरे बैकएंड में भी 1-2 जने हैं जो मेरा काम देख रहा है। तो सर मेरे को भी पता नहीं है कि टीम कैसे बिल्ड करती है, बट मेरे दोस्त सराउंडिंग ऐसा है कि यार उस पर ट्रस्ट कर, वो जो तुमको नए नए आइडियाज़ दे रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है मेरी ब्रांड के लिए, बट मैं तो अपने नज़र से देख रहा था, कोई बाहर की नज़र वाला आके बोला कि सर ये है ना, ये चीज़ गलत है, आप ये चीज़ इम्प्रूव करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज की तारीख में ऐसा है, हम हमारा सजेशन कस्टमर से लेते हैं, दूसरा हमारी टीम से लेते हैं, तीसरा हमारा फीडबैक डालते हैं। तो हमको ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा हमको ग्रो कर रहा है। तो ये पूरे बिजनेस को डेवलप करने में सर सिस्टम का क्या रोल था, और सिस्टम क्या आपने बनाई ऐसी? सर सिस्टम ऐसी है कि जनरली क्या होता है कि हमारे पास डेड स्टॉक 0.05% है। वो कैसे? जनरली क्या होता है फैशन इंडस्ट्रीज़ में, प्रोडक्ट बनती है, स्टोर होती है, देन ऑर्डर आता है, देन वहाँ से पैक होती है। हम रॉ प्रोडक्ट रखते थे, और जब ऑर्डर आता है तब उस पर हम वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे ये प्रिंट किया हुआ है, अभी हम एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं, तो हमारे पास डेड स्टॉक बहुत ही कम है। अच्छा। और जनरली फैशन इंडस्ट्री में लोग मरते ही इसलिए है कि Dead stock 20% हो जाता है। 25% डेड स्टॉक हो जाता है, जो हमारे पास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि हम रॉ इन्वेंटरी रखते हैं, ऑर्डर आने के बाद वैल्यू एडिशन करते हैं, और अब तो हमने ये अचीव कर लिया है कि 24 आवर में आपका ऑर्डर आया और हमारे वेयरहाउस से डिस्पैच हो जाएगा। राइट, तो आप मेक टू ऑर्डर बनाते हैं? यस राइट राइट, ऑर्डर किसी ने किया उसके बाद में आप उसको प्रोसेस करते हैं, यस। और प्रोसेस में फिनिशिंग पार्ट ही आपका पेंडिंग रहता है, बाकी फिनिशिंग सारी बाद ही चीज़ पेंडिंग रहता है हमारा, बाकी सब ऑलमोस्ट स्टेबल डन रहता है, हो ऑलमोस्ट डन रहता है। जाता है। राइट 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 राइट, ग्रेट, बढ़िया। सो सर, मानिए कि आज के टाइम पे किसी भी इंसान को अपना D2C ब्रांड बनाना है तो उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि आज D2C ब्रांड बनाने में एक तो सबसे पहले होगा कि आपको एक प्रोडक्ट सही सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बेचना है। देन आपको एक वेबसाइट चाहिए जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर पाओगे, जहाँ से आप अपने ऑर्डर्स रिसीव कर पाओगे। देन ऑर्डर रिसीव करने के बाद में पेमेंट वाला प्रॉब्लम है, पेमेंट आएगा नहीं आएगा, सीओडी करोगे तो हो सकता है कि भाई पेमेंट आपको मिले ही ना। कई बार तो ये सीओडी में बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया लेकिन रिटर्न करने के टाइम पे कुछ और डाल दिया, और वो प्रॉब्लम आती है। देन उसके बाद में ये रिटर्न वाला प्रॉब्लम होता है, आपका गुड्स रिटर्न आता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है।
फिर इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, जहाँ पर इन्वेंट्री में बहुत सारा डेड स्टॉक हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम आती है एक D2C ब्रांड बनाने में। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया, कि आपने शुरुआत कहाँ से की सबसे पहले, कि भाई आपने एक वॉरियर वर्ल्ड नाम अपने सिलेक्ट किया, इसके पीछे की अपनी स्टोरी बताई कि भाई आप एक पेट्रोटिज्म को आप प्रमोट करना चाहते हैं और आप भी कहीं ना कहीं आर्मी में जाना चाहते थे वो, तो एक नाम सिलेक्ट किया, उसके बाद का पूरा प्रोसेस आपने कैसे किया? नाम सिलेक्ट किया, देन मैंने बताया ना क्यूर मेरा पार्टनर वो हम्म, टेक में बहुत ही मास्टर है, राइट। तो वेबसाइट पहले हमने बनवाई बाहर से। हम्म, बाद में वो वेबसाइट थोड़े टाइम बाद हमने लगा कि यार लैगी हो रही है, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म शॉपिफाई है। देन ओके। शॉपिफाई पे गए, बहुत सारी एजेंसीज आपको मिल जाएगी जो वेबसाइट बना देगी। हम्म, और कुरियर का पार्ट बहुत सारे एग्रीगेटर्स है, जैसे सिप्रोकेट है, पार्सल एक्स है, वेलोसिटी है, आई थिंक लॉजिस्टिक बॉम्बे का है। वो सब आपका सब सॉर्ट कर देंगे, कुरियर आपका ऑर्डर्स आए उसके बाद ले जाएंगे। हम्म, दूसरा आपने जो बोला कि कस्टमर कई बार रॉन्ग रिटर्न कर देता है, कोई बात कुरियर बॉय होता है वो निकाल लेता है और हम्म, रॉन्ग डाल देता है। राइट। उसके लिए हमने वीएमएस एक ऑफिस में डेवलप किया है, वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है, एवरी प्रोडक्ट पैक होने से पहले ना उसका वीडियो बनता है वाइल पैकिंग। ओके। तो अगर कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को गलत मिला है, कुरियर बॉय ने ले लिया है, तो हम वीडियोस दिखाते हैं कि सर हमने ये भेजा है, हाँ हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपको ऐसा कुछ मिले, बट बीच में से कुरियर बॉय ने या फिर निकाल लिया होगा या फिर कुछ और चीज़ हो गई होगी, तो हमारे पास प्रूफ रहता है। अगर कुरियर बॉय कोई स्कैम कर रहा है तो हम कुरियर कंपनी को पकड़ते हैं, देखो सर आपके बंदे बहुत चीट कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, तो इसका कुछ सॉल्यूशन दो। तो वो पैसा हमको कंपनी देती है कि अच्छा। भाई ये इंश्योरेंस का पैसा था, ये आप इतना इन्वेंटर था, इतना प्राइस था आपके पार्सल का, ये आप रखो। हम्म, तो ये चीज़ है और बहुत सारा आसान हो गया है स्टार्टअप में। अभी आप आज की टाइम में D2C वेबसाइट बनाना, बट ये है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा ना सर, तो आपके पास लोग सामने से आएंगे कि ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और पेमेंट तो सर जो मैंने बोला ना कि बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, रेजर पे, कैश फ्री, बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट। मतलब आपको कहीं ना कहीं दो चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, एक आपके पास अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए, हाँ। राइट, और एक अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए। यस। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, और मार्केटिंग अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप रिच कर लोगे। यस। बाकी सारी चीज़ें आपको आउटसोर्स होके मिल जाएगा, हाँ, बहुत चाहे ईजी हो वेबसाइट गया है। बनाना हो, चाहे कुरियर वाला हो, चाहे पेमेंट वाला हो, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में। मतलब आज के लिए, आज के जो यंगस्टर है जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए D2C ब्रांड बनाना कंपेयर टू पहले, आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया बहुत ईजी है, बहुत ईजी। है। राइट, ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये टीम आपकी फिलहाल सर कितने लोगों की टीम है आपकी पूरी? फिलहाल सर अब हम 55 लोगों की टीम है और डे बाय डे ग्रो हो रही है, क्योंकि हम नई कैटेगरीज में जा रहे हैं, एक्सपांसन बहुत बड़ा कर रहे हैं। और हम भी सीख रहे हैं सर कस्टमर सपोर्ट कैसे अच्छा करें। डिलीवरी टाइम अभी 24 घंटा है, उसको हम 18 घंटा लाना चाहते हैं, बाद में 12 घंटा लाना चाह रहे हैं, तो टीम साइड में बढ़ा रहे हैं। तो सर ये 55 लोगों की जो टीम है, इनको ढूंढने में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए होंगे, राइट? हाँ, हाँ। क्योंकि आज इंडिया के अंदर हम बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा उनका पेन पॉइंट होता है कि सर अच्छी टीम नहीं मिल रही है। तो ये अच्छी टीम बनाई कैसे आपने? सर मेरा एक फंडा है कि मेरी कॉम्पिटिटर जो कंपनी है, मेरे को लगता है फैशन बना रही है, सराउंडिंग में मैं देखता हूँ, उसके लिंक्डइन में जाता हूँ, मैसेज करता हूँ कि भाई ये पोजीशन है हमारी कंपनी में खाली है। हाँ। तो ये एक चीट कोड है, यूज़ कर सकते हो तो कर से। और दूसरा हम एजेंसीज़ है जो देती है कि भाई ये बंदा है, ये अवेलेबल है, उसकी ज़्यादा है। और दूसरा हम एड्स चलाते हैं, मेरे को कि भाई सूरत के एरिया में चाहिए, B2B सेल्स के लिए कोई बंदा चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो पोस्टर बना के उसकी एड्स चलाते हैं, उसकी इंक्वायरीज आती है, देन इंटरव्यू होता है 2-3 राउंड में, देन वो सिलेक्ट होता है। राइट। तो सिलेक्ट होने के बाद का पूरा प्रोसेस, ऑनबोर्डिंग तक का प्रोसेस, और उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, उनको सारे सिस्टम्स आपने आई थिंक बनाए होंगे कि हाँ, आपकी एसओपीज होंगी, हाँ, आपका हाँ, इंडक्शन प्रोसेस होगा, हाँ। ट्रेनिंग प्रोसेस। तो वो क्या क्या होता है? आपका एक बंदा इंटरव्यू के लिए आया, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद आप उसको कैसे ऑनबोर्ड करते हो? इंटरव्यू हो गया, वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। बाद में हम उसको 4 दिन हम ट्रेनिंग पे रखते हैं कि भाई 4 दिन में हमको ऐसा लगा कि यार जो बंदे ने प्रोफाइल बताई है सही नहीं है, या फिर बंदे को ऐसा लगा यार मेरे को जहाँ पे मेरे को एनवायरनमेंट जो चाहिए, मेरे को जो एनर्जी चाहिए, पास ऑन नहीं रहते। 4 दिन के बाद हम, वो भी हमको बोल सकता है, हम भी उनको बोल सकते हैं कि सर आप दूसरी जगह देख लीजिए, आप हमको नहीं लगता कि आपका यहाँ पे ग्रोथ होगा, या फिर वो भी बोल सकता है कि सर मेरे को यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। राइट। आफ्टर 4 डेज़ एसओपीज़ होती है। अभी तो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में एक-एक बंदा ऐसा है कि जो उसको बता सकता है कि ये चीज़ करनी है। पहले जब नहीं था तब हम खुद ही बताते थे कि भई तू B2B सँभाल रहा है, तू B2C में कस्टमर सपोर्ट सँभाल रहा है, तो पहले कस्टमर के मेल्स का ऐसा जवाब देना है, कॉल्स पे ऐसे बात करनी है। और एवरी वीक हम मंडे को मीटिंग कर रहे हैं कि भई क्या चीज़ें
है, जो हर्डल आ रही है और क्या चीज़ें हैं जो हमको इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ये भी हमने एक दोस्त से सीखा, भाई हर मंडे मीटिंग रखो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके टीम से सुनो, बाद में नेक्स्ट वीक उसका सॉल्यूशन आप खुद लेके आओ कि सर ऐसा ऐसा है। तो वो ज़्यादा पैनिक वाला पार्ट नहीं है हमारे लिए कि कैसे कस्टम जो टीम में आ रहा है बंदा उसको सेट करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। राइट, उसके लिए पूरा सिस्टम पहले से ही हमने एस्टेब्लिश कर लिया। यस राइट, ग्रेट। सो आगे का फ्यूचर का क्या प्लानिंग है सर वॉरियर वर्ल्ड का? सर, फ्यूचर में हमारा प्रोजेक्शन 2027-28 में है कि हम 100 करोड़ का रेवेन्यू टच करें। इस साल हम 30 करोड़ टच करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा है कि 45 से 65 करोड़ के बीच में हम टच करेंगे। राइट, आफ्टर द 100 करोड़ हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम हमारे मल्टीपल स्टोर्स बना पाए, क्योंकि आज इंडिया में ऐसी भी पब्लिक है कि ऑनलाइन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। तो उन तक पहुंच पाए, इसके लिए हम स्टोर्स भी बनाएंगे, पर वो कुछ सर्टेन अमाउंट टच करने के बाद। राइट, राइट। और प्रोडक्ट्स में एक्सपांशन भी बहुत कर रहे हैं, जैसे हम जॉगर्स लॉन्च कर रहे हैं, शर्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एक्टिव वेयर हम सोच रहे हैं कि लॉन्च करें। अच्छा, पर वो जो भी लॉन्च करेंगे वो पेट्रोलिज्म से इंस्पायर होकर करेंगे। इंस्पायर्ड बाय पेट्रोलिज्म। ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सर एक चीज़ और थोड़ा डिटेल में जानना था, शार्क टैंक वाली बात, कि शार्क टैंक पे आप गए, वहाँ पर आपने कुछ इक्विटी डाइल्यूट की, उसके सामने आपको फंडिंग मिली। इसका ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं, ये जानना चाहते हैं कि सर मैं किसी से फंडिंग लेना चाहता हूँ, लेकिन फंडिंग लेने का प्रोसेस क्या है मुझे वो पता नहीं है। तो एक्चुअल में क्या प्रोसेस है वो ज़रा आप बताएंगे? सर, मैं आपने बोला ना प्रोसेस क्या है, मैं उसी में से एक था, हमको भी नहीं पता था। देन गूगल में जाके चेक किया कि भाई फंडिंग लेना है तो कैसे ले। तो सबसे बोले गूगल ने बताया कि भाई पिच डेक बनाओ। तो सीख के पिच डेक बनाया। बाद में 4-5 अच्छे दोस्त है यहाँ पे मेरे जो ऑलरेडी फंडिंग ले चुके हैं, उसको दिखाया कि भाई ये क्या है। तो बोले ऐसे ऐसे चेंजेस करो तो इन्वेस्टर को ज़्यादा इंटू होंगे। या फिर लिंक्डइन पे 4-5 ऐसे मेरे को लगा कि यार ये एंटरप्रेन्योर्स अच्छे हैं, उनको भेजा। तो बाय फ्लूक उन लोगों ने भी सजेशन दिया देख के कि भाई मैसेज पे कि ये चेंजेस करो तो आपका पिच डेक अच्छा रहेगा। अच्छा, देन पिच डेक बहुत सारी कंपनीज को भेजा, तो 50 में से 40 कंपनी से 42 कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है। पर 8 कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया। और इक्विटी के बारे में हम भी हमारे चार्टर्ड अकाउंट के साथ बैठे हैं कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं। तो हमने जो इक्विटी दी है वो ऐसा है कि 1% दिया है हमारी कंपनी में से। अब हमने लिया है 75 लाख रुपीज़। उसमें रॉयल्टी डील की है, जैसे कि 1.5x हमको उनको रिटर्न देना है एवरी ईयर? नो, जब तक 1.5x आ जाए तब तक फंड देना है। उसके बाद उनका 1% जो है हमारी कंपनी में रिमेनिंग रहेगा और हमको कुछ उनको देना नहीं है। उनके एक्सचेंज में हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहा है, जैसे कि उनका गाइडेंस मिल रहा है, उनके कनेक्शंस मिल रहा है। राइट, किसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया सर? विनीता सिंह जी ने। विनीता सिंह जी ने। यस। तो उनका क्या क्या गाइडलाइन आपको मिलता है? देखो अभी तो शार्क टैंक शो आया है, मतलब ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ है, बट कभी भी हमको लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है तो हम फील फ्री टू कॉल कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे हम अटक रहे हैं तो क्या कर पाए। तो मैम सजेशन देती है कि एक सजेशन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। हमारा एक मीटिंग था, हमने बोला कि मैम ये चीज़ ले ली है पर हमको ऐसा लग रहा है कि ये है ना गलत ले लिया है। तो बोले यार अगर वो चीज़ सोचते रहोगे ना वो चीज़ आप तो उसमें स्टक हो जाओगे। सोचो और उसको भूल जाओ। अगर ये सोचो, आगे ये सोचो कि अब ये कर दिया है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ कि जो मैंने बिगाड़ा है वो सही हो जाए। सही हो जाए। राइट। तो ऐसे गाइडेंस बहुत कम मिलते हैं हमको और मेंटरशिप हमको मेन मिली है उनसे। ये मेंटरशिप के बेनिफिट क्या क्या होते हैं सर, खास करके ऐसे लोगों का जिन लोगों ने करोड़ों का बिजनेस बनाया है? हाँ। और ऐसे लोग अगर मेंटर करते हैं तो उनसे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? एक तो सर मैं पर्सनली एनर्जी में बहुत मानता हूँ, हम्म, तो एनर्जी पॉजिटिव बहुत मिलती है सबसे पहले। राइट। दूसरा पॉजिटिव गाइडेंस बहुत मिलता है। कभी भी आज की तारीख में भी मैं अगर लो फील कर रहा हूँ कोई भी चीज़ में, मेरा दोस्त है उसको मैंने बोला है कि तू मेरा मेंटर है, हाँ, तू मेरे को बोलना, तेरे को जो लगता है वो बोलना। हाँ, मेंटर ये नहीं, मेरे हिसाब से मेंटर ये होना चाहिए कि ये आपको अच्छा गाइडेंस दे पाए, ना कि ये आपसे छोटा या बड़ा, वो नहीं होना राइट, चाहिए कि राइट। वो आप रेवेन्यू ज़्यादा कर रहे हो वो कुछ इतना नहीं कर पा रहा है। तो मेरे को वहाँ पे एनर्जी सबसे पहले मिलती है, दूसरा गाइडेंस सबसे पहले मिलता है। और कहीं भी स्टक होता हो ना, ये चीज़ कर ले, हो जाएगा। एक बार मेरे को है ना कैमरा के सामने आने में बहुत शर्म आती थी, हाँ, तो वो बोला कि एक काम कर, तू एक सर्कल पे जा डांस कर। मैंने बोला क्या बात कर रहा है भाई, तू सर्कल पे जाके कैसे डांस कर सकता हूँ? okay, बोले तू मेरी बात पे ट्रस्ट रख, तू सर्कल पे जा डांस कर, तेरा सब फेयर निकल जाएगा। तो भी डरता डरता गया, कान में लगाया और डांस करने लग गया। और वो वीडियो उसने लगा के मेरे सब ग्रुप में भेज दी। तो नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि यार ये क्या कर रहा है, पागल हो देख गया तो सही क्या? पागल हो गया क्या, भिखारी है क्या,
यहाँ पे डांस कर रहा है। और अच्छी चीज़ भी कमेंट्स भी बहुत आया कि यार ऐसा डर हमको भी निकालना है, हाँ, हमको भी ये कैमरे के सामने ऐसा करना है। राइट। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, तो मेंटर भी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं होती। हाँ, हाँ, एकदम सही बात। और कई बार क्या होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है, कोई हाँ, थर्ड आई चाहिए यस, कि जो हमें बता सके कि ये गलत है ये सही है, और उसके लिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। हाँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो सर, आप लोग जो आपके पूरे को फाउंडर की पूरी टीम है, तो आप लोग सब एक साथ ही रहते हो या सब अलग अलग हैं, कैसे? अलग-अलग एरियाज़ में रहता है, बट हम 1 महीने में 1 बार कहीं न कहीं आउटिंग में जाते हैं। अच्छा। सबकी फैमिलीज़ एक साथ मिलती है हम्म, और बहुत ही कनेक्टेड है। मतलब ऐसा है कि मैंने जो बोला ना मेरा साला, उसकी लड़की मेरे को फ़ोन करती है, हम्म, "अरे आओ ना, कितने दिन हो गए, घर पे नहीं आए।" ऑफ़िस पे जाते स्कूल जाते तो फ़ोटो भेजते हैं, "देखो आज मेरा मैं फर्स्ट बार स्कूल जा रही हूँ।" हाँ, तो बोले कि, "आप जीजू को भेजो फ़ोटोज़।" तो कनेक्शन बहुत है। वो हाँ, भी हमको बेनिफिट करता है कि हम अटैच कैसे हो पाएँ और कैसे ग्रो कर पाएँ। राइट। ये सर बहुत ज़रूरी है, और मैंने बहुत जगह देखा, इवन हम भी पार्टनरशिप में हैं तो हम भी ये चीज़ बहुत करते हैं कि एटलीस्ट दो आपका रोल होना चाहिए, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। हाँ, राइट। एक आप होते हो कि जब आप बिजनेस के अंदर इन होते हैं तो आपका वहाँ पर पूरा रोल, आपकी पूरी वहाँ पे पर्सनालिटी एक डिफरेंट होती है, और एक होता है ऑफ रोल कि जहाँ पर आप बिजनेस के लिए नहीं होते, लेकिन फैमिली के साथ भी आपका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो जैसा आप प्रोफेशनल हो उसी तरीके से आप आपके कैजुअल टाइम में भी आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। होनी चाहिए। इससे यस, बहुत यस, इम्पैक्ट यस। पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत ज़रूरी, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। सो सर, आपके पूरे दिन का रूटीन कैसे शुरू होता है और कैसे एंड होता है आपकी पूरी टीम का? देखो 9 बजे ऑफ़िस स्टार्ट होती है। कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि आप 9 बजे आओ या 10 बजे आओ, बट ये है कि जो आपको रोल है वो फ़िक्स ख़त्म करो। राइट। जो ऑर्डर्स आते हैं हम्म, पिछले दिन आए हुए हैं, वो हम्म, सुबह उनका एक पिक लिस्ट निकलता है। हम्म, तो वो ऑर्डर्स उनको प्रिंट्स करने रहते हैं, जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट होता है, वो प्रिंट करता है, हम्म, देन वो पैक करके डिस्पैच करता है। हम्म, कस्टमर सपोर्ट का टाइम होता है 9 से 6, 9 से हम्म, 6 के बीच में मेल्स के जवाब देते हैं। कोलैबोरेशंस वाला है, वो उसका देखते हैं। हम्म, मैं जनरली मेरा देखता हूँ, मैं साढ़े 6 बजे उठता हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि भाई थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ऊपर आया है, तो 7 से 8 जिम पे जा रहा हूँ, वो भी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। देन 9 बजे ऑफ़िस पहुँचता हूँ। 9 से 10 मैं ट्राई करता हूँ कि जो मेल्स आए हुए हैं वो मैं पढूँ। थोड़ी बहुत बुक का भी मेरे को शौक जगा है कि भई मैं एटलीस्ट 15 से 20 मिनट कोई बुक्स पढूँ, जो मेरे को पूरे दिन में इंस्पायर कर पाए कि यार कुछ चीज़ करना है। हम्म, देन 10 बजे के बाद मैं कोरली प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप हो पाए, कैसे अच्छा हो पाए, वो ही देखता हूँ। हम्म, तो नई-नई चीज़ें ट्राई करता ही रहता हूँ, और हम्म, कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं खुद ट्राई करता हूँ। 20 हम्म, दिन, 25 दिन, 1 महीना ट्राई करता हूँ। उसके बाद मेरे को अच्छा लगे तो मैं आगे उसको प्रमोट करता हूँ। राइट। और 1-2 बजे हम लंच करते हैं। उसके बाद मैं पूरा मार्केट में घूमता रहता हूँ। सूरत में कपड़ा बहुत बड़ा है, तो राइट। क्या-क्या चीज़ नहीं ला सकते वो देखता हूँ। देन 6-7 बजे ऑफ़िस आके निकल जाता हूँ, और मेरे घर से भी ऑफ़िस थोड़ा दूर है, तो अच्छा। साढ़े 7 बजे हम निकल जाते हैं। ग्रेट। तो सर, जैसे आपका रोल मेन है परचेजिंग का, तो आप मानिए परचेज करते समय कोई भी आप जब कपड़ा परचेज करने जाते हो तो क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखते हो? अगर कोई भी इंसान अगर D2C ब्रांड चालू करना चाहता है तो उसको परचेज में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले परचेज़ भी हम एसओपी वाइज़ करते हैं। अच्छा, परचेज की SOP बनाइए। हाँ, ग्रेट, क्या बहुत होता बढ़िया। है ना कि वर्डल कमिटमेंट तो बहुत सारी कंपनीज़ दे देती है कि सर ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। बट पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि सर ऐसा तो चलता है, ये तो हम्म, मार्केट का रूल रूल है है। कि भई इतना परसेंट तो वेरिएशन चलेगा ही। हम्म, पर वो पहले बताना चाहिए था ना भई है। तो एसओपीज़ है, जब होता है तो पहले उसको परचेज़ ऑर्डर चला जाता है कि भई ये चीज़ तूने बोली यही आनी चाहिए, टाइमलाइन ये बोला है तो यही टाइमलाइन में आना चाहिए। हम्म, देन प्रोसेसिंग पेमेंट्स की होगी, हम क्यूसी चेक करेंगे, हमारा बंदा एक बार क्यूसी चेक करने आएगा, हर हम्म, लेबल दूसरी बार क्यूसी चेक होना चाहिए। अच्छा। हमारे पास आने के बाद क्यूसी चेक होके ही हम इनवर्ड की इन्वेंटरी लेंगे, वो सब हम्म, एक एसओपी बना रखी है हमने सर। ओके। मतलब आपका पूरा परचेज का जो सिस्टम है वो आपकी पूरी, और इसी तरीके से डिस्पैच का भी SOP वगैरह होगा? यस, डिस्पैच का भी एसओपी है, जैसे मैंने बनाया कि पिछले दिन का ऑर्डर का लिस्ट आ जाता है। ठीक है? तो जो क्यूसी चेक प्रोडक्ट होते हैं, उस पे प्रिंटिंग होती है। जो प्रिंट्स होती है, वो भी क्यूसी चेक होती है पहले ही कि भई जो है वो टेक्सचर सही है कि नहीं, कलर की ग्रेडेशन सही है कि नहीं। वो होके उस पे प्रिंट एम्बोस होगी। उसके बाद एक बंदा बैठेगा, वो देखेगा कि भई जो उसने ऑर्डर कस्टमर ने किया है, एग्ज़ैक्टली वही है कि नहीं, वही कोटेशन में है कि नहीं, वही साइज़ है कि नहीं। ओके। वो सब चेक करेगा, उसके बाद जाएगा, मैंने बोला ना वीएमएस हमने बना रखा है, वीडियो हाँ, मॉनिटर हाँ, सिस्टम, हाँ, हाँ, उसमें भी हाँ। चेक होगा, जैसे स्कैन करेगा आ जाएगा, ये बंदा है, इसने 5 प्रोडक्ट मँगवाई है, हुँ, ये 5 प्रोडक्ट है, ये पैक करनी है। तो हुँ, वहाँ पे भी क्यूसी चेक होगा कि हुँ, भई ये 5 प्रोडक्ट ही पैक हो रहा है, ये क्वालिटी, ये साइज़ ही जा रहा है।
वहाँ पे भी क्यूसी चेक होता है। मतलब इतने माइनर डिटेल्स होते हैं उसके बाद डिस्पैच होता है। यस। ग्रेट, बढ़िया, वेरी गुड। सो सर, ये माइंडसेट का क्या रोल है आज के टाइम पे? जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सर बहुत ही बढ़िया रोल है माइंडसेट का। वो मैंने बोला ना, मेरे दोस्त ने मेरे को नचाया, हम्म। तो वो एक माइंडसेट ही था, मेरा माइंडसेट ही था कि भाई कैमरा के सामने मैं क्यों बोलूँ, हम्म। मैं क्यों बेटर पर्सन हूँ मेरी कंपनी को जस्टिफाई करने के लिए। हम्म। एक माइंडसेट ही चेंज हुआ। हम्म। और दूसरा माइंडसेट, मेरे को लगता था टीम क्या काम करेगी, मैं करूँगा, मेरे को मेरा काम पता है ना भाई। तो ये माइंडसेट, मेरी एक बुक पढ़ रहा था उसने चेंज किया कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ऐसा नहीं है कि तुम ही अच्छा कर रहे हो, बहुत सारे बंदे हैं जो वर्ल्ड में तुमसे अच्छा कर रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़ ये थी, हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, वो भी मेरा माइंडसेट नहीं थे। टिपिकल है भाई, क्या है फैशन, क्या है बहुत कम है। माइंडसेट ही हमने ये चेंज किया कि नहीं भाई, फैशन को ही चेंज होना पड़ेगा सबके अलग अलग ट्रेंड के साथ। जैसे अभी बैगी चल रहा है, ठीक है, तो हमको ऐसा अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, होना नहीं चाहिए कि यार बैगी फैशन तो बहुत है, पर जेंजी बैगी पहन रहे हैं, ओवर साइज जेंजी पहन रहा है। और इंडिया में अभी 65% पॉपुलेशन है वो 30 के एज के नीचे है, तो माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। हर कोई कंपनी माइंडसेट चेंज कर रही है। राइट, राइट, राइट। और अगर माइंडसेट हम चेंज नहीं कर पाएंगे तो शायद हम ट्रेंड के हिसाब से चल नहीं ट्रेंड के पाएंगे। हिसाब से चल नहीं पाएंगे और आपका स्केल जो ड्रास्टिकली होना चाहिए वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। राइट, राइट, राइट। तो ये ट्रेंड पकड़ते कैसे हैं सर? कि मानिए कि आप आपके बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो वो चेंजेस करने के लिए आप कहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हो? R&D आपकी कहाँ से होती है? जनरली R&D, हम 500 फाउंडर है ना, एक साथ ही खाना बैठता है अच्छा। अभी भी, और पहले से ही वहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन टेबल टाइप होता है। अच्छा। तो वहाँ पे डिस्कशन होती है कि भाई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई कहीं पे गया है, उसको ये चीज़ अच्छी लगी, कोई मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मेरे को ये लगा कि ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, तो वो 30 मिनट का जो राउंड होता है ना, वो हमारा R&D है, समझ लो। अच्छा, सबका ऑब्जर्वेशन वहीं पर डिस्कस हो जाता है। हाँ, डिस्कशन होता है। कोई लगता है कि यार ये चीज़ आ रही है, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है, तो ये कंपनी ऐसा ऐसा पिछली साल किया था, अपन कुछ ऐसा इनोवेटिव करे, तो बाद में उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। ओके, और वहाँ से जो आइडिया बेस्ट लगता है उसको पिक कर लेते हैं। यस। ग्रेट, बढ़िया, बढ़िया। टीम से भी इनपुट ली जाती है सर इन चीज़ों को बहुत। लेके? हम एवरी वीक 10 दिन में कस्टमर्स को मैं पर्सनली कॉल करता हूँ कि सर ये आपको प्रोडक्ट मिली है, कैसी लगी। दूसरा क्वेश्चन होता है, आपको क्या लगता है क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरा ये चीज़ होता है कि आपको क्या लगता है और क्या क्या चीज़ हमको डेवलप करनी चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। तो कस्टमर का फीडबैक भी बहुत मायने रखता है हमारे। राइट। लेकिन ये कस्टमर के जो फीडबैक आते हैं, तो कई बार कस्टमर आपको फीडबैक कहते हैं ना, आपको आपका दिल रखने के लिए भी बता देते होंगे अच्छा है आपकी प्रोडक्ट। हाँ, कई बार ऐसा, तो आप कैसे मतलब जज करते हो कि ये जो फीडबैक है वो जेन्यून है या हमें खुश करने के लिए बोला गया है? हम जनरली, मैं बैठता हूँ तो 20 कस्टमर का लिस्ट लेता हूँ, कोई भी रैंडमली 20 कस्टमर को कॉल करना है, उसमें परसेंटेज देखता हूँ ओके। कि इतने परसेंटेज ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, इतने परसेंटेज ने बोला है कि यार अपडेट करने की ज़रूरत है। तो एक दो जने बोले तो समझ सकते हैं कि भाई चलो 5% है, कुछ वो कोई स्टेट ऑफ माइंड पे हो गया जब हमने कॉल किया होगा। बट वो नंबर थोड़ा बड़ा होगा ना, तो उस पर डेफिनेटली सोचना ही पड़ेगा कि यार नहीं, ये जेन्यूनली थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो सॉर्ट करना। जैसे अभी हमको प्रॉब्लम चल रहा है, आफ्टर द शार्क टैंक हमारे पास ऑर्डर्स बहुत बढ़ गए, हमारा रेवेन्यू पर डे 35 लाख तक पहुंच गया। बट जो हम कस्टमर को क्लेम करते थे कि 24 घंटे में आपकी डिलीवरी हो पाएगी, यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास से, वो हो नहीं रही है, वो 8 दिन 10 दिन हो गया है। अच्छा। तो समझो हमने रेवेन्यू कम कर दिया है, हम वापस 8 लाख 10 लाख पे आ गए हैं कि भाई कस्टमर हमारे लिए मेन है। हमको रेवेन्यू मेन नहीं है हमारे लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही मेन है। दैट्स वाई हमने हमारे ऑर्डर्स का स्केल कम कर दिया है, कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है कि भाई हम टाइमली डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी चेक भी हमको साथ साथ में देखनी है। ऑपरेशंस भी बहुत लार्ज स्केल में एक साथ हो जाएगा, तो अभी हम मशीन्स पे इतना नहीं गए हैं, तो ह्यूमन भी इतना एफर्ट डाल रहे हैं, पर कोई ना कोई टाइम पे भी तो हम थोड़ा, हमने बोलता है ना, शेर दहाड़ जंप लगाने के लिए एक स्टेप पीछे लेता है। राइट, राइट, राइट। सो सर, अभी तक आपके जो प्रोडक्ट है वो कितने पिन कोड के ऊपर डिलीवर होते हैं? पैन इंडिया होते हैं, इंडिया के बाहर भी होते हैं, कैसे? हाँ, पैन इंडिया अभी हम डिलीवरी कर रहे हैं, जो 20,000 से लेके 21,000 पिन कोड से हम उसको डिलीवरी कर रहे हैं, और सून हम ग्लोबल जाने वाले हैं। अच्छा,
तो ग्लोबल जाने के लिए आपकी जो प्रोडक्ट यहाँ इंडिया की है सेम वही रहेगी या ग्लोबल के लिए आप कुछ और प्लान कर रहे उस पे सर R&D स्टार्ट हो गया है। एक तो इंडिया में साइज़ चार्ट अलग होता है, हैं? वहाँ पे साइज़ चार्ट अलग होता है। ये राइट। हमने एक मार्क किया है। हम्म, दूसरा मैं पेट्रोइज़्म प्रमोट कर रहा हूँ, इंडिया के वियर कर रहा हूँ। मैं बाहर जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग लाना पड़ेगा, डिज़ाइन्स कुछ और लानी पड़ेगी। वो देख रहा हूँ और वहाँ पे क्या पब्लिक फैब्रिक ज़्यादा पसंद कर रही है, वो R&D चल रहा है। मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे, वो अलग-अलग देश में है। तो मेरी प्रोडक्ट उनको भेज दी है, बोला तू बाँट, अच्छा। सबको बाँट और सबसे रिव्यू ले, क्या-क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या उनको अच्छा लगा। राइट, मतलब R&D चालू है। यस। तो सर ये हुई टी शर्ट की बात। फ्यूचर के अंदर क्या हम और भी प्रोडक्ट ऐड करने वाले लाइक जीन्स है या और भी चीज़ें हैं? यस, देखो हम जॉगर्स पे काम कर रहे हैं अभी, शर्ट्स ऑलमोस्ट आने पे है, एक्टिव वेयर आने पे है, मतलब एथलीजर वेयर पे है, जिम वेयर है, वो आने पे है, देन जीन्स पे आएँगे हम धीरे-धीरे। हम ऐसा लॉन्च करना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, हम हमारे तरफ से 100% श्योर हो कि ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है। अच्छा। और दूसरा वो प्राइस पॉइंट भी उसका एकदम ऐसा होना चाहिए कि लो टिकट वाला, लो स्पेंडिंग पावर वाला बंदा भी वो परचेज़ कर पाए। ये प्राइस वाला सर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि इंडिया जो है वो प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, हाँ। कि जहाँ पर मतलब इंडिया का मास पब्लिक जो है वो प्राइस को बहुत ध्यान रखता है कि मतलब कोई मॉल में जाएगा तो वो शर्ट या टी शर्ट की क्वालिटी से पहले वो प्राइस चेक करता है। सही है। तो सर उसको आप कैसे ब्रेक करते हैं कि मतलब आपने जो ये चीज़ बताई कि आपने 399 की, आपने पहले 799 का था हाँ। और उसको 399, तो क्या यही मतलब पॉइंट था कि भाई इंडिया के अंदर लोग प्राइस सेंसिटिव हैं तो हमें प्राइस ऐसा लेकर आना है? ये हमने एक प्राइस पॉइंट आप क्या? किया। हाँ। हाँ, ये हमने एक पॉइंट किया। इसके बाद हमने ऐसा सोचा कि चलो 399 में हम बेच रहे हैं, उसको बंडल्स में बेचे तो कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हाँ। जैसे कि पैक ऑफ 1 हम बेचते, मैं राउंड नेक की बात कर रहा हूँ, 399 में। पैक ऑफ 2 बेचते हम 699 में और पैक ऑफ 3 बेचते हम 999 में। अच्छा। मतलब जो ₹400 का मिल रहा था, वही प्रोडक्ट सिंगल आपको ₹330 का मिल रहा है। अगर वो राइट। 5 खरीदोगे तो 1500 में 5 है। अगर आप कॉम्बो लेते हो हाँ, तो? कॉम्बो लेते तो ₹300 में मिल गया। हम्म। तो ये हमने माइथोलॉजी समझ ली कि इंडिया पब्लिक प्राइस सेंसिटिव है, तो उसको कैसे ज़्यादा वैल्यू दे पाए कम प्राइस में, वो भी हमने सीखा है कि बंडल्स में काम करते हैं। राइट, 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 राइट। मतलब लोगों को प्रोडक्ट वही चाहिए, हाँ, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, प्राइस भी थोड़ा कम चाहिए, लेकिन आपको प्रॉफिट अपना निकालना है तो आप बंडल में करके बंडल निकालो। में काम कीजिए। राइट, आप सिंगल सिंगल बेचोगे तो माइट भी शायद आपको थोड़ा सा क्वांटिटी। स्केलेबिलिटी भी कम होगी, प्रोडक्ट भी कम आपके पास से जाएगी, इसमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा जाएगी, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ जाएगा और कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाई होगा इसमें कि सर उसको वैल्यू डील मिली है। ग्रेट, बढ़िया। सर ये D2C का मार्केट कितना बड़ा है, जैसे कि आप प्लान कर रहे हैं तो इसका मार्केट कितना बड़ा है? क्या फ्यूचर के अंदर आप रिटेल वगैरह या फिर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर मॉडल में भी आप जाएंगे कि आप D2C में ही रहेंगे? नहीं सर, हम 2-3 साल बाद इसमें जाएँगे। फ़िलहाल तो अभी हमने बोला कि हमने रेवेन्यू कम किया है, तो हाँ। वो हमको बढ़ाना है। हम्म। दूसरा D2C आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया है। हर कोई, मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि छोटे-छोटे सिटी से भी बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड्स अभी ग्रो हो रही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और D2C इतना ईज़ी हो गया है अब तो, हर कोई वेबसाइट बना दे रहा है। एग्रीगेटर है जो आपको कुरियर सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट कर पा रहा है। आपको सिर्फ़ प्रोडक्ट पे ही काम करना है। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ भी ऑनलाइन मिल रहा है। मैं भी कोई कोर्सेज़ देखता हूँ, नाम नहीं देना चाहूँगा उनका, कि D2C कैसे बनता है, क्या-क्या चीज़ उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। कम्युनिटी से जुड़ता हूँ मैं, जैसे कि सूरत में 2-3 कम्युनिटी है, वो D2C में हाल है हमारा है, तो मेरे को प्रॉब्लम होता है तो मैं मैसेज करता हूँ। हर सैटरडे हम मिलते हैं शाम को 6 से 7। क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या इसमें इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो D2C मार्केट सर बहुत बड़ा है और ईयर बाय ईयर बहुत ग्रो हो रहा है। राइट, राइट, राइट। और जैसे जैसे ऑनलाइन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लोग है ना ऑफलाइन पे थोड़ा कम ही जा रहे हैं। कम जा रहा है। ऑनलाइन चीज़ें मिल जा रही है, अगर बेटर प्राइस में मिल जा रही है और होम डिलीवरी मिल जा रही है, उसमें भी आपको आराम से इजीली आपको रिटर्न करना हो, एक्सचेंज करना हो तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो माइट भी लोग बाहर जाके बेटर है कि यही चीज़ वो करेंगे, तो मतलब इसका मार्केट एक बहुत बड़ा है। सर कभी भी बदलाव हुआ है ना, कभी ना कभी बदलाव जब भी हुआ है, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर बदलाव हुआ है। मैंने नहीं सोचा था 5-6 साल पहले कि घर पे मैं बैठ के ऐसे मैसेज करूँगा और मेरे पास खाना आ जाएगा। राइट। अभी तो क्विक कॉमर्स की देन है कि 10 मिनट में आ जा 10 रहा है। मिनट पे आ जाता है, सही बात है, बिल्कुल तो बिल्कुल। सर D2C मार्केट आप यही से एजम्पशन कर लो कहाँ जाने वाला है। राइट, मतलब अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहता है तो उसके लिए अगर शुरुआत अगर करनी है तो D2C, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट में मेरे हिसाब से कम ही लगेगा, हाँ, बहुत कम लगेगा। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की रिक्वायरमेंट नहीं, खाली आपको एक अच्छा सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट
और आपको मार्केटिंग के तरीके ढूंढने हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आपके लिए आउटसोर्सिंग हो जाएगी। हाँ। तो अगर किसी को D2C में जाना है तो आज सबसे बेस्ट तरीका है। यही बेस्ट टाइम है। सर इसके अलावा आप और भी वेबसाइट वगैरह के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं अपनी वेबसाइट के अलावा? हम 100% हमारी वेबसाइट से ही बेचते थे, हम्म, बट ब्रांड विजिबिलिटी के लिए हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे है, पर अभी भी हमारा 98% सेल हमारी वेबसाइट से आता है। हम्म, वो बताता हूँ क्यों। हम कस्टमर को चूज़ करने का ऑप्शन देते हैं, जैसे कि ये डिज़ाइन आपको ये कलर में पसंद आया, ये डिज़ाइन ये कलर में पसंद आया, इसका पैक ऑफ 3 बनाओ और परचेस करो। वो मार्केट प्लेस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें मैं दूंगा वही कस्टमर खरीद पाएगा, और हमारी वेबसाइट में कस्टमर जो चाहेगा वो खरीद पाएगा। राइट, मतलब वहाँ लिमिटेशंस आ जाते हैं अदर यस। प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर हम जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज हो सकते हैं। हाँ तो ये चीज़ है सर, इसमें सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है? सर, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को हम जब ट्रेनिंग देते हैं, हम सिखाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि सर आपका अपना पर्सनल अकाउंट तो आपने सोशल मीडिया बनाया होगा, लेकिन आपने अपने बिजनेस का नहीं बनाया। मैं कई बार कहते हैं ना सर, ट्रेनिंग में कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार आप बारिश को लाइव दिखा रहे हो, ठीक है कि मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे शहर में बारिश हो रही है, लेकिन आप अपने धंधे को लाइव नहीं दिखाते हो। क्यों? सही बात। आप दुनिया भर की फोटोग्राफ्स डालोगे, इधर गया था घूमने के लिए, उधर गया था घूमने के लिए, यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया, वहाँ, ये सब वीडियोस आप डालोगे, फोटोज डालोगे, लेकिन आपके धंधे का वीडियो फोटो आप डालते नहीं हो। तो आज सोशल मीडिया का लोग जो यूज़ अभी भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर, सोशल मीडिया पे हमारा धंधा पूरा सोशल मीडिया से ही चलता है। हम्म, D2C इकोसिस्टम भी 90% सोशल मीडिया से ही चलता है। राइट। और टिकटॉक ने तो सबको ऐसे ऐसे करने की आदत लगा आदत। दी है। तो मैंने तो सर पर्सनली देखा है कि मेरे को अगर किसी ने, एक बंदे ने रील भेजी कि ये रेफरेंस देख, हम्म, ऐसा ऐसा कुछ ये प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज में चल रहा है, अच्छा, तो वो मैं 2 मिनट की रील आधा घंटा कब चला जाता है मेरे को ही पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो उसमें अगर आपकी प्रोडक्ट दिख जाए, हम्म, आपका धंधा दिख जाए, तो कितना सही होगा। हम्म, तो ब्रांड पेज बनाना इतना ही इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में जितना सांस लेना है। राइट। अगर एक धंधे को बड़ा करना है तो हाँ, आपके पास में सोशल मीडिया का, और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। सोशल मीडिया की पावर देखो, नेपाल की पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दी। चेंज कर दी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और अभी भी हम उसका इस्तेमाल धंधे में नहीं कर रहे। हाँ। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, और खास करके जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है ना तो अपने आप बिकेगी, मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यही आज उनकी सबसे बड़ी भूल है। आपके पास कितनी भी बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर वो दिखेगी नहीं तो वो बिकेगी। हमारी, जैसे मैंने बताया कि हमारी दूसरी ऑफिस राजकोट में है, तो राजकोट में इंजीनियरिंग का कहते हैं ना, मिनी चाइना कहते हैं हाँ, हब इंजीनियरिंग, है। है ना। तो वहाँ पर हमने इतनी सारी ऐसी ऐसी प्रोडक्ट देखी जो वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट है, लेकिन उनकी सेल जो है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पे आकर अटक गई। जब हमने थोड़ा डिटेल में जाके स्टडी किया कि क्यों, तो पता चला इनकी विजिबिलिटी ही नहीं है, इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हमने बिजनेस के अंदर फिर लोगों को ये सिखाना शुरू किया कि आपका धंधा दो चीज़ों से नहीं बड़ा होता। पहला, या तो आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, या तो आपके मार्केटिंग में दम नहीं होगा। या तो आपकी प्रोडक्ट में दम है तो मार्केटिंग बढ़ा दो, और अगर आपकी मार्केटिंग में दम नहीं है तो आप मार्केटिंग करो। तो ये दो चीज़ अगर आप करना शुरू करोगे तो ही आपकी चीज़ें होगी। तो मार्केटिंग आज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो भी सही तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सर बेस्ट प्लेटफॉर्म आज कौन सा है? सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है D2C ब्रांड को? D2C ब्रांड को फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। अच्छा। देन सेकंड नंबर पे आता है गूगल, देन आता है स्नैपचैट और वो सब। हम्म, पर ये मेरे को लगता है ड्यूओपोली है अच्छा। मेटा की और गूगल की इंडिया में, हाँ, कि हाँ, उन दोनों की ही चलेगी, और वो दोनों पे ही आप करो तो आपको ज़्यादा इनपुट आउटपुट मिलेगा। राइट। तो सर इसमें बजट भी आप अलोकेट करते होगे मार्केटिंग का? यस, हम सर कई कंपनियां मंथ टू मंथ करती है, हम वीक टू वीक अलॉट करते हैं कि इतना, देखो ये लास्ट वीक है ना, इतना बजट डाला था पर इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये वीक थोड़ा बजट कम कर देते हैं, ओके। नए आइडियाज़ ट्राई करते हैं, ओके। नए वीडियोस बनाते हैं, हम्म, क्या चल रहा है। हम्म, तो हमने बोला ना, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि भाई आपका डेटा आपके हाथ में होना चाहिए, तो पता चलेगा कहाँ पे आप अटक रहे हो। राइट। ग्रेट। तो मतलब आप कितना परसेंटेज आप अपने रेवेन्यू का या प्रॉफिट का हम allocate हमारे करते रेवेन्यू का 30% मार्केटिंग में डाल रहे हैं आज की तारीख में। हैं? 13%, 30% 30%। मार्केटिंग, और यस। स्पेशली ऑन सोशल मीडिया ओनली, क्या और भी कोई? 25% अभी सोशल मीडिया है, 5% अदर प्लेटफॉर्म्स पे है ओके, और अदर कैटेगरीज में। ग्रेट, बढ़िया।
टेक्नोलॉजी वगैरह का भी यूज करते हैं सर आपके बिजनेस सर में? हमारी पूरा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी पे चल रहा पूरा है। टेक्नोलॉजी पे। हाँ, क्योंकि रील देख रहा है इंस्टाग्राम, टेक्नोलॉजी है। वो शॉपिफाई में आ रहा है, पर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ऑर्डर आता है, वो भी टेक्नोलॉजी से आता है कि ये ऑर्डर है, नाम के साथ आता है, नंबर के साथ आता है। सिर्फ हम टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि राइट उसमें गारमेंट में अभी तक टेक्नोलॉजी आई नहीं है। सर, आपने आपकी वीडियो मैंने देखी जहाँ पर आपने बताया कुछ मशीनरी वगैरह भी आपने ऐसी परचेज की है हाँ, कि जो आपकी इन हाउस है, खास करके प्रिंटिंग की मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ आप करते हैं, हाँ। जरा उसके बारे में बताएंगे? जनरली क्या होता है ना, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में लोग ऐसा हर्डल नहीं चाहते कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ, बनाने मैन्युफैक्चरिंग वाले बनाने पड़े तो मैं क्यों उसमें जाऊँ। राइट। जब हम भी इसमें घुसे ना, तो हमको लगा कि क्वालिटी है ना, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हाँ। राइट। तो यहाँ पे हमने इसीलिए मशीन्स डाली है कि क्वालिटी हमारे कंट्रोल में रहेगी, कि भाई कौन से कलर, कौन से ग्रेडेशन के डालने हैं, कौन सा पाउडर यूज़ करना है, कौन से पाउडर डालने से स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा रहेगी, वो अच्छा। हमने अचीव किया है। दैट्स व्हाई हमने इन हाउस रखा है। और दूसरा सर, वो मॉड्यूल पे मैंने पहले ही बताया कि हमको ये डेड स्टॉक का इश्यू रहेगा। इसमें हमको नहीं रहता डेड स्टॉक का इश्यू। ऑर्डर आने के बाद ही हम प्रोडक्ट को बना लेंगे। प्री प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट रहती है, पर वो 80% रहती है, 20% ही उसको सिर्फ वैल्यू एडिशन का काम करना रहता है। राइट। तो सर, ये आपका जो ऑर्डर रेडी टू ऑर्डर है आपका या ऑर्डर टू मेक है, तो इसमें सर मानिए किसी का इवनिंग में या ऑर्डर आया, तो क्या उसकी जो प्रोसेसेस है वो इवनिंग में ही शुरू होती है या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शुरू होती है? अगर समझो 1 तारीख को ऑर्डर आया, हम्म। तो मॉर्निंग 7 से लेके रात को 12 बजे तक के ऑर्डर दूसरे दिन हम प्रोसेस करते थे। नेक्स्ट डे प्रोसेस नेक्स्ट डे कर देते प्रोसेस हैं, करते थे। मतलब 1 से 12 के बीच में कभी भी आए? हाँ। ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक D2C ब्रांड बनाना चाहते होंगे, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल रहेगा। सो कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे कि जो D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सब कुछ आपको आउटसोर्स से मिल जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करो और सबसे बढ़िया पर्सनल ब्रांडिंग करो। मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग ही मेन चीज़ है। और मेरी टीम भी मुझे पुशअप करती रहती है कि भाई शर्माओ मत, कहीं पे भी घुस जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑफ द कैमरा आपकी बात चल रही थी मेरे साथ, कि भाई मॉल में घुस गया था शर्म निकाल के कि ये प्रोडक्ट कैसा है। ये भी मैंने D2C फाउंडर से देखी है। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, उसको क्रेडिट भी देना चाहूँगा। बेला विटा का फाउंडर है हाँ। आकाश। राइट। तो उससे मैंने पर्सनल ब्रांडिंग सीखी और अभी भी सीखता हूँ आकाश जी से। राइट, बहुत बढ़िया, ही इज़ अ जीनियस मैन। यस, अगर सर देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे मिलना चाहूँगा एक बार। वेरी गुड सर। और एक्चुअली मैं ना बहुत सारे लोगों को बेला विटा का एग्जांपल देता हूँ हाँ, कि अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो कंटेंट मार्केटिंग के जरिए, तो यू फॉलो बेला विटा, यस, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग के जरिए उन्होंने जो बेला विटा को बनाया हुआ है, इट्स अ माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, और माइंड ब्लोइंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे, समझिए ना, सूरत का एक ब्रांड है, शायद आपको आइडिया होगा, लामोंट। लामोंट, यस जानता हूँ। राइट। तो हाँ, उन्होंने ऑटो ऐड करके एक अच्छी खासी ब्रांड बनाई। अगर वही जो ऑटो ऐड में उन्होंने यूज़ किया, उसकी जगह थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग अगर बना लिया होता, तो मेरे हिसाब से वो एक नेशनल ब्रांड बन चुकी हाँ, होती। इंडिया लेवल पे पहुँच जाते हैं। अभी सूरत में और साउथ गुजरात में तो लामोंट ही चलता है। लामोंट ही चलता है। लेकिन अगर वो कंटेंट मार्केटिंग में जाएंगे तो उससे एक नेशनल ब्रांड आराम से बना सकते हैं, और डेफिनेटली, बेला विटा ने वो किया भी। बढ़िया सर, ग्रेट। सो मैं भी इन चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ कि आप अपने खुद के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, क्योंकि आपसे बढ़िया आपकी कंपनी के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो सेलिब्रिटीज़ को पैसे देना बंद करो, थोड़ा पैसा आप ले लो। अरे सर, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, कोई सेलिब्रिटी देखेगी तो। एक्चुअली सर, देखने जाए तो जिस इंसान ने एक बिजनेस बनाया है, वो इंसान ब्रांड नहीं बना सकता, समझिए। हाँ, क्योंकि हाँ, बिजनेस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बिजनेस बनाने में कितने चैलेंजेस आते हैं, तो उस इंसान को कितना पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसने सारी चीजें बनाई थोड़ी सी मेहनत करके, अगर अपने कैमरा, कहते हैं कैमरे के डर को निकाल दे, हाँ, तो मेरे हिसाब से उसको किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। नहीं है, आज जैसे आपने बताया बेला विटा को, मेरे हिसाब से उसको किसी सेलिब्रिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है। आज उन्होंने खुद ने ऐसी ब्रांड बना ली, इतनी बड़ी ब्रांड बना ली। फाउंडर ही बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है उधर तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत मज़ा आया। एंड उम्मीद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी आज बहुत सारे बिजनेस के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे D2C ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप अपने ब्रांड को और बड़ा बनाएं, हमारी तरफ से ऐसी ही शुभकामना रहेगी। Thank you और very आप much. जाने से पहले सर एक चीज़ मुझे, मैंने सर एक किताब लिखी हुई है, अच्छा, और किताब छोटे बिजनेसमैन के लिए लिखी हुई है। अच्छा,
तो मैं डेफिनेटली आपको गिफ्ट करना चाहूँगा और मैं चाहूँ कि कैमरे पे इसको ओपन कीजिए, इसका टाइटल बड़ा जोरदार है, प्लीज़ एक बार ओपन कीजिए। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। क्योंकि लगभग सर हम तकरीबन मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 12-14 साल से हूँ अच्छा, और हम बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेनिंग कंसल्टिंग की हुई है। ओके। तो वो सारे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैंने एक किताब लिखा और किताब का टाइटल भी मैंने उस तरीके से सोचा कि कई बार लोगों ने मुझे इस टाइटल के लिए भूला कि सर ये टाइटल के पीछे का क्या कारण है। सही है, बिज़नेस बड़ा करो या बंद करो। सही में, एग्जैक्टली, सही में बहुत बढ़िया है, सही में बहुत बढ़िया। मैं बिकॉज डेफि क्योंकि एक बिजनेसमैन जो होता है सर वो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वो बिजनेसमैन ग्रो हो रहा है, हमारे इंडिया में जो एमएसएमई अगर ग्रो हो जाए तो इंडिया को सोने की चिड़िया दोबारा बनाया जा सकता है। और छोटे बिजनेसमैन में ही वो दम है कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उनका बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सो आपके जैसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है और मैंने ट्राई किया है कि इस किताब में ऐसी कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। तो थैंक यू सो मच सर। डेफ़िनेटली सर, पढ़ के इसको मैं रिव्यू डालूँगा इंस्टाग्राम पे। ज़रूर ज़रूर आप रिव्यू डालिएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।